जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1। एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका कोफिशिएंट है 1। हम ये कहेंगे कंपेयर इट विद fx is equal to जो हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड ये होता है। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो हो गई 1। ऐसे ही जब कंपेयर करेंगे तो इधर x का कोफिशिएंट b और इधर x का कोफिशिएंट 1, तो इसका मतलब b की वैल्यू हो गई 1। इधर कांस्टेंट टर्म c और इधर कांस्टेंट टर्म -2, तो c की वैल्यू होगी -2। तो a b और c की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू 1/α माइनस 1/β, ये भी अभी निकालते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो लिखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b कितना है 1 और a कितना है ये भी 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो -2/1 तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई 1 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -2। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है 1/α प्लस बीटा की -1 सॉरी -1, ये -1 और ये -2, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने पूछा है हमसे कि 1/α माइनस 1/β निकालना है। तो जब भी कोई इस तरीके की चीज़ पूछी जाती है तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको पहले रफ में करके देख लो। 1/α माइनस 1/β क्या होगा ये देख लो। तो 1/α माइनस 1/β ये क्या होगा, जब ये दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग है ना तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो गए, फिर ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा हो गया। तो कुल मिलाकर मुझे बीटा माइनस अल्फा चाहिए, बीटा माइनस अल्फा चाहिए। अब बीटा माइनस अल्फा बोलो या माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो आप ये सोचिएगा कि मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो है, ठीक है। 1/α माइनस 1/β किसके इक्वल हो रहा है, माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इसके इक्वल आ रहा है। तो आप ये देखिए कि मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो है लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा ये देखना। हम एक काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। हम जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना होगा, हम वैल्यू इसमें किस तरह से निकालेंगे, हम ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 लिख लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, यहाँ लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1, ठीक है। अच्छा, अब क्या करिए, यहाँ लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, -2, तो ये हो गया 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है, तो मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी लगाई। अब अपने आप से ही, क्योंकि मैं अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहता हूँ, तो अपने आप से ही आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए। लिखिएगा, वी ऑल्सो नो दैट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 हम निकाल चुके हैं 5, यहाँ लिखो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 -2 इंटू -2। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को एज इट इज, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 मतलब 9। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। Recognize that अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √9, भाई दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ±3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लूँगा तो +3 भी आ सकता है और -3 भी आ सकता है। 9 का स्क्वायर रूट +3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, इट अगेन इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा की दो वैल्यूज हो गई मेरे पास। सर -3 कैसे आ सकता है सर? अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लूँगा तो -3 भी तो होगा। आप करके देखो ना, -3 का स्क्वायर +9 होता है, +3 का स्क्वायर भी -9 +9 ही होता है। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आ सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा की एक वैल्यू तो 3 है, आइदर 3 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3, या तो 3 हो सकती है या -3 हो सकती है। देयरफॉर 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, जो कि मैं सॉल्व कर चुका था लगभग यहाँ तक, ये रफ में करा था। आप इसको डायरेक्टली दिखाइए कि माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब बस वैल्यू डालिए और आंसर निकालना है। ये इधर का मिटा रहा हूँ मैं। सर हम इसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू। इफ अल्फा इज इक्वल टू क्या? अगर हमारे मतलब जैसे इसमें मैंने रूट्स निकाले थे तो हाँ बिल्कुल। देखो, वो दूसरा तरीका ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास थी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -1। ठीक है, तो और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा माइनस बीटा है, तो आपने इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकालनी, यही तो है ना। और फिर 1/अल्फा किया और 1/बीटा किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एफएक्स को सॉल्व भी कर सकते सर फॉर्मूला से, हाँ कर सकते हो। करने के बाद में जो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी वही अल्फा और बीटा है, अलग अलग तरीके हैं। तो सर हम अल्फा को हम एक बार 1 ले सकते हैं, एक बार -2 ले सकते हैं, जिसमें ये रूट आ रहे हैं 1 और -2। 1 और -2 आ रही है अल्फा की, हाँ, मतलब जो रूट्स आ रहे हैं इसके। हाँ तो वही है अल्फा। हाँ, तो एक बार 1 ले लो, एक बार -2, एक बार अल्फा को -2 ले लो और बीटा को +1 ले लो, वैसे भी हो सकते हैं। चलिए क्या लिखा देखिए, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू माइनस, एक बार अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ले लो 3, तो -3 अल्फा बीटा कितना है -2, और माइनस एक बार वैल्यू ले लीजिए -3 और अल्फा बीटा कितना है -2। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, तो या तो इसकी वैल्यू 3/2 आएगी, और या इसकी वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, या फिर इसकी वैल्यू आएगी -3/2। 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की ये दो वैल्यूज हो सकती है, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी अब जरा ट्रिग्नोमेट्री आगे करते हैं। सर आपके साथ मैथ की सर टेस्ट करनी है। सुभान तुम्हारी आवाज़ डिस्टर्ब आ रही है, दोबारा बोलोगे प्लीज़? तो मैम मुझे आपने मैथ के टेस्ट की डेट ट्रांसफर दिया था। अच्छा, मैथ्स का जो टेस्ट मैंने लेने के लिए बोला था वो यस सर। परसों ले लूँ? बताओ परसों मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का ले लेते हैं ना टेस्ट। हाँ या सर आइडेंटिटी से पहले एग्जाम मैं भूल गया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, जिसका एग्जाम में बता दें। पेपर ही है सर मैथ। अच्छा तो कब दोगे, फिर कल दोगे?
कल भी नहीं। कितने लगे? बताओ, सर मैथ्स की क्लास तुम तो नहीं दे पाओगे, पता है मेरे को। 22 और कल है एक तो कल है। अच्छा कल तो मैथ्स का है ना, और मैथ्स का कब है? अच्छा, मुझे ऐसा ध्यान था कि 24 को। सर सुबह को मेरे को एपी क्लास चाहिए। एपी की एक्स्ट्रा क्लास? एपी की तो रेगुलर क्लास ही ले लूँगा ना, ट्रिग्नोमेट्री के बाद एपी करा दूँगा। सर एग्जाम छब्बीस का तो पेपर है। वो तो 26 को पेपर है तुम्हारा। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा पेपर नहीं है अभी, मतलब बाद में है मैथ्स का। अच्छा, और अभी आसपास किसी का पेपर है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रही हो? यस सर। कब है? सर मेरा 3 या 4 3 या 4? 10 के बाद है। एपी करा दूँ आज? सर आज एपी करा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज लास्ट की छुट्टी हुई है, वैसे भी वही सर एक्सरसाइज एक्चुअली समझ में नहीं आ रही सर। 2 या 3 दिन बाद करा सर दूँगा। 8 चैप्टर आ रहा है। हाँ 8 सर मेरे में ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर आ गए हाँ हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो वो तो आसान है, वो कोई नहीं, वो मेरे को आप 2 या 3 दिन पहले भी बता दोगे तो भी करा दूँगा। सर आसान कैसे? छोटा ही चैप्टर है, उसमें आप ये देखना सारे क्वेश्चंस में tan थीटा का फॉर्मूला लिखता है बस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो एंगल है एंगल भी आपको बस 2 या 3 ही दे रखे होंगे। सर 30 वैसे डिग्री सर जो लोगों ने लास्ट क्वेश्चन करा था 815 एग्जांपल सर, वो एक अकेला क्वेश्चन है ना ऐसा वाला, तो कौन सर सा वो बिल्कुल समझ में नहीं आया था। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का? सर ये अब जो कर रहा है ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा ये वाला, ये इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ना? Yes. हाँ ये तो थोड़ी टफ होती है, जो अभी मैंने लास्ट टाइम करवाया था। Yes. वो tan थीटा माइनस साइन Yes. थीटा, पता है। जो आपने इम्पोर्टेंट बोल दिया था, जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला था वो इसीलिए मैंने बताया था कि वो क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। तो सर 10 मार्क मिल ठीक है, जाएंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों का 26 को है ना तुम्हारा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, आज एपी करा देता हूँ। अगली 1-2 क्लास में एपी कर लेते हैं, फटाफट निपटा दूंगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसमें। ठीक है, तुम्हारा तो नहीं आ रहा पेपर? अभी नहीं। ठीक है, लेकिन आएगा तो एपी है उसमें। AP भी है मेरा तो- 30 को है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। हाँ हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आज करा देता हूँ ये, मैं आज ही करा देता हूँ, 1 या 2 क्लास में मैथ्स करा देता हूँ, फिर हमारी एक ही एक्सरसाइज बच रही है। तो आप और सर जो 26 को साइंस का एग्जाम है, इसमें ह्यूमन आइडिया क्यों बनाइए वो मैं कल कराऊंगा, नहीं बनाइए। हाँ, अरे एसिड बेस, अब एसिड बेस जितना हो सकता है कर लो, खुद ही क्या सर होता है। बेस तक ही है, सॉल्ट वाला नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने शायद एसिड तो कर भी लिया था। सर बेस भी हो ही जाएगा, स्टीम मैम ने करवा दिया तो आइडिया मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, अगर आपने एसिड की कर रखी है तो मैं बेस की प्रॉपर्टी मैं कल ही बता दूंगा, 10-15 मिनट में बता दूंगा, हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। साइंटिफिक की बेसिस की तो एसिड्स की तरह ही है। वो बिल्कुल एसिड्स की तरह ही है, हो जाएगा, मैं 10-15 मिनट में बता दूंगा। तो सर वो पीएच वाला जो सर मैंने कल सर आपसे नॉर्मल से नोट मांगे कि लास्ट में भी सर कोवेलेंट बॉन्ड, तो क्या सर वो हाँ, वो कोवेलेंट बॉन्ड ना, सर बता नहीं हो। हाँ हाँ, अच्छा हटा नहीं है इस बार। ये सर चलो चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। तुम दर्शन कब दोगे ये बताओ, और ऑनलाइन ही रहते हो, आओ किसी दिन नोट से ले जाओ मेरे साथ। हाँ, स्कूल में नहीं आता। क्या हो गया, स्कूल क्यों नहीं आ रहे आजकल, तबीयत ठीक नहीं है? तो चाहिए तो मैं दिन तक कॉल चलो सर क्या करनी है बेटा? सर पेन दो सर। एक बार इधर देखो, ये जो है ना, इधर यहाँ पर ना एक मग रखा हुआ है, उसमें पेन रखा हुआ है, तो चला के देखो ना चल रहा है। सर एक पढ़ा सर देखो देखो, चला के देखो। नहीं चल रहा हो? सर बहुत था क्या? ये पता नहीं बहुत है क्या था। मुझे हाथ से नहीं। चलिए मैं फटाफट से ना आपको एपी करवाता हूँ। तो सेकंड मैच तो सर आप आरडी से करवा रहे हो ना एक ही? हाँ आरडी से करवा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी फटाफट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कई बच्चों के एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है। सर मेरे भी आ रहा है। सर मेरे मेरे में हाँ, क्या है सर? चलो तो ठीक है, अभी कुछ दिन के लिए आरडी को अलग रखकर इसमें से ही कराना पड़ेगा एनसीईआरटी में से, ताकि फटाफट निपटे। सर हमारे तो पूरी बुक में से सिर्फ 3-4 चैप्टर बचे हैं, बाकी सारे हो गए। अरे बस पूछो मत, परिवर्तन तो इस बार पता नहीं क्या सर परिवर्तन हमारा करके 2 में 4 सिलेबस आएगा। हाँ
हाफ है लेकिन आप ऐसा तो सर सर, वो हमारे पता है क्या स्कूल- कर रहे हैं, देखिए ये एक ना ये एक प्रेशर वाला टाइम है और इस प्रेशर को झेल जाओ। इस प्रेशर में ना बिल्कुल गिव अप मत करना सर, कि किसी मेरी को तबीयत एग्जाम एक खराब साथ- हो रही है या कुछ हो रहा है या ये हो रहा है, अब इसको झेल जाओ। मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो मेन रीज़न है वो ये है, शायद पहले भी कभी डिस्कस करा होगा कि 2 साल से जो बहुत ज़्यादा सेशन इरेगुलर हो रहा था ना, सब कुछ लेट होता जा रहा था। तो इस बार आप ये देख लीजिए कि 15 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो गए। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये सितंबर तक आधा सिलेबस कंप्लीट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ही बचेगा और दिसंबर के एंड से ये प्री बोर्ड स्टार्ट कर देंगे। और फिर आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक स्कूल जाएंगे। मुझे लगता है शायद जनवरी में जाएंगे ही नहीं आप लोग स्कूल, क्योंकि फिर जाता ही नहीं है लास्ट में। जब डेट शीट आ जाती है बोर्ड की तो कोई भी बच्चा नहीं जाता स्कूल। भाई फिर सेल्फ स्टडी भी तो करनी पड़ती है। नहीं बेटा, डेट शीट मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड की डेट शीट अभी नहीं है, ये डेट आई है बस। तो बोर्ड की भी तो देखी था, तो मैंने चेक किया। अरे सीबीएसई की वेबसाइट पे, सीबीएसई की वेबसाइट पर नहीं आई होगी। एक बात और बता दो, ये रूमर्स बहुत उड़ते हैं, पता नहीं कौन सी वेबसाइट पर कौन सी डेट शीट आ जाती है उनकी। सर हमारे तो स्कूल वाले प्री बोर्ड नवंबर की स्टार्टिंग से करा रहे हैं। हाँ वो कराएंगे भाई, वो परिवर्तन इस बार तो कुछ। अक्टूबर से ही स्टार्ट है हमारा। चलो ठीक है, तो वही करते हैं थोड़ा। देखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, तो इस बार अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको पढ़ने के लिए हर साल बच्चों को 10 या 11 महीने मिलते हैं पढ़ाई के लिए, और 12वें महीने में बोर्ड का पेपर होता है। इस बार 9 महीने मिल रहे हैं बस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होता क्या है कि ये ना कोई सीक्वेंस होता है। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो हर नंबर में कितने कितने का गैप है, एक नंबर का गैप है। 1 के बाद 2 आया, फिर 2 में 1 ऐड कर दो तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड कर दो तो 4 आ गया, 4 में 1 ऐड कर दो तो 5 आ गया। तो एक नंबर का गैप है हर नंबर में। ऐसे ही मैं ये कहूँगा, इफ़ देयर इज़ अ सीरीज, नोट करिए, इफ़ देयर इज़ अ सीरीज if there is a series of numbers like 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ये हमारे पास सीरीज है एक नंबर्स की। देन फर्स्ट टर्म जिसको हम ए भी बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर 2, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये कैसे निकलता है, आप किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म को पकड़िए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, एक के बाद एक आने वाली जो टर्म्स होती हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म पकड़ो, जैसे 2 और 5, तो ये एक के बाद एक आने वाली टर्म है, एक के बाद एक जो टर्म्स है। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, 8 में से 5 को करोगे तो भी 3 आएगा, 11 में से 8 को तो भी 3 आएगा। तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म पकड़िए और बाद वाली टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो हमारे पास आ जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या है, ये डिफरेंस है ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब डिफरेंस है। इसको कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं कि आप इसमें से इसको करो, इसमें से इसको करो, इसमें से इसको, किसी भी बाद वाली टर्म में से उससे जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन आएगा, वो सेम आएगा, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी सीरीज में, सीरीज मतलब एक के पीछे एक नंबर लिखे हुए हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो उनकी टर्म की क्वांटिटी, इन टर्म्स की गिनती कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये तो दिस इज AP, यहाँ पर नोट करें, सच अ सीरीज इज कॉल्ड AP। तो
तो ऐसी एक सीरीज़ को हम ए पी बोल देते हैं। मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर हमको जो टर्म्स हैं कुछ फिक्स टर्म्स हो कि इतनी टर्म्स होगी, तो जैसे यहाँ पर 7 टर्म्स हैं, हो सकता है किसी सीरीज़ में 8 हो सकता है किसी सीरीज़ में 10 टर्म्स हो। तो जो ये टर्म्स हैं वो टर्म्स हमारे पास हो, कोई फाइनाइट नंबर हो, और दूसरी चीज़ ये हो कि भाई उनमें डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा हो, कॉमन डिफरेंस हो। तो जो नॉर्मल गिनती भी होती है, जो नॉर्मल काउंटिंग भी होती है, वो भी ए पी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इन सब में कितने कितने का कॉमन डिफरेंस है? 1 का, एक एक का अंतर है, ठीक है। तो ये भी ए पी होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 98 पर आ जाओ और एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं इसके एनसीईआरटी के। पेज नंबर 98, एग्जाम्पल नंबर 1। तो पेज नंबर 98 पर एग्जाम्पल 1 है। इसमें दे रखा है फॉर द ए पी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट 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 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। मैंने बोला है फॉर द ए पी, तो ए पी मुझे दे रखा है, मैं ऐसे लिखूंगा गिवन ए पी। गिवन ए पी क्या है? 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट 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 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो इसमें क्या करेंगे? अच्छा, ये जो ए पी है इसमें मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता, क्योंकि आप देखिए डॉट 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 करके दे दिया, मतलब चलता जा रहा है, ठीक है। वो जो कोई भी जो ए पी होता है उसमें जो पहले नंबर पर जो टर्म लिखी होती है वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। तो लिखिएगा, और फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए, तो ये हो गई 3/2। एक काम तो ये हुआ, वो बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। उसके लिए आपको क्या करना होता है? कोई भी एक टर्म में से उससे जस्ट पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, बस। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे जैसे ये 1/2 है, तो ये हमारी ना, सुनिए, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो बस। तो सेकंड टर्म को ना ऐसे लिखेंगे A2, नीचे अगर मैंने 2 लिख दिया तो इसका मतलब सेकंड टर्म है, ठीक है। अच्छा, माइनस ए, या तो सिंपली ए लिख दो क्योंकि ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, या फिर A1 लिख दो। ए बोल दो या A1 बोल दो, एक ही बात होती है। फर्स्ट टर्म को आप ए भी बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म को आप A1 भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो जब A2 माइनस A1 करेंगे तो बेटा A2 कितना 1/2 माइनस A1 कितना 3/2। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 1 - 3 कितना हो गया? -2/2। तो 2 1 2 2 1 2, तो कॉमन डिफरेंस इज -1। समझ गए? कॉमन डिफरेंस -1 का होगा। यही इन्होंने पूछा था। कॉमन डिफरेंस किसी भी जस्ट बाद वाली टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये टर्म क्या है? 1/2, इसमें से 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 1 - 3 क्या हो गया? -2, -2/2 क्या हो गया? -2। बस ये करो। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। तो 10th क्लास में जो सबसे आसान चैप्टर्स हैं उन सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है ये वाला ए पी, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन ए पी क्वेश्चन मार्क इफ दे फॉर्म एन ए पी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो हमें कुछ सीक्वेंसेस दे रखी है, कुछ सीक्वेंसेस मतलब नंबर्स दे रखे हैं कुछ। वो बोल रहे हैं कि आप इसमें से ये बताइए कि कौन सा ए पी है और कौन सा नहीं है। अच्छा, और जो ए पी है तो उसकी अगली 2 टर्म्स बतानी है हमें। तो फर्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में है 4 10 16 22। 4 10 16 22 और कॉमा करके ऐसे डॉट 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 लगा कर छोड़ दिया। तो हम ये कहेंगे हियर ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। हियर A2 माइनस A1 कितना हो गया? 10 - 4 = 6 एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म A3 - A2 = 16 - 10, ये भी 6 आ रहे हैं।
A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये कितना आ रहा है 22 माइनस 16, ये भी 6 आ रहा है। तो लिखिएगा सिंस वी आर गेटिंग, सर जितनी टर्म दी होंगी सबको चेक करें या फिर कम से कम 3? कोई दो पेयर कर दो, बस कोई दो पेयर कर दो। ये A4 माइनस A3 मैंने ऐसे ही कर दिया, बस दो कर लोगे तो भी बहुत है, ठीक है ना। आपने A2 माइनस A1 कर दिया और A3 माइनस A2 कर दिया, दोनों सेम आ गए। सेम आने का मतलब क्या है कि डिफरेंस कॉमन आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस आता ही AP में, तो इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है दिस इज एन AP। तो लिखिएगा सिंस वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस हियर, since we are getting a common difference here, so the given sequence since we are getting a common difference here, so the given sequence is an AP। तो हमारा जो ये given sequence है ये एक AP हो गया, ठीक है, where A is equal to 4 and D is equal to 6। अब वो बोल रहे हैं कि अगर वो AP है then write the next two terms, if they form an AP write the next two terms। अच्छा, आप लोग आज NCERT लाए ही नहीं हो क्या? सब ऐसे ही बैठे हो बिना NCERT के? नहीं है, तुम तीनों के पास भी नहीं है, एक बच्चा लाया है, तुम दोनों भी ऐसे ही पीछे भी। अरे PDF है तो PDF निकालो ना फिर, उसमें एग्जाम्पल वगैरह तो ये सब दे रखे हैं ना, पूरी बुक ही है। तो भाई जब भी मैथ्स का टर्न हुआ करे तो एटलीस्ट NCERT तो ले ही आया करो। पहले डाला था मैं, पहले मतलब कब 1-1.5 महीने पहले की बात कर रहे हो, क्योंकि पिछले 1 महीने से तो तुम ऑनलाइन ही हो। चलिए, तो अब यहाँ पर ये कहेंगे therefore next two terms, तो भाई कितनी टर्म दे रखी है? 1 2 3 4, 4 टर्म दे रखी है। तो अगली टर्म को, जैसे फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म को मैं क्या बोलूँगा? A4। ऐसी फिफ्थ टर्म को क्या बोलेंगे? A5। तो A5 क्या हो जाएगा भाई? हर टर्म में 6 जोड़ते चले जाइए आप। तो 22 में 6 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 22 प्लस 6 कितना हो गया? 28। इसी तरह से A6 निकालना है, तो जो फिफ्थ टर्म है उसमें 6 जोड़ दो, और फिफ्थ टर्म कितनी निकाली मैंने? 28। तो 28 प्लस 6 कितना हो गया? 34। बस यही करना है, ठीक है। बोलिए भाई, सौम्या, आर्या, सुभान, ये सर। क्लियर है? चलिए जी, सेकंड पार्ट देखते हैं अभी Yes, इसका। sir. सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है? 1 - 2 - 3 - 5। 1 - 1 - 3 - 5। ठीक है, बस 2 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। तो इस तरह से सेकंड पार्ट में होगा। अरे जो भी टर्म्स हो सब में 6 ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस है तो करो ना। चौथी टर्म में 6 ऐड करो भाई। चौथी टर्म क्या है यहाँ पर? 22। तो 22 में 6 ऐड कर दिया, 28 आ गया। ये क्या आ गई? पांचवी टर्म। हाँ, फिफ्थ टर्म आ गई। अब फिफ्थ टर्म में 6 ऐड कर दो तो सिक्स्थ टर्म आ गई। बस यही करना।
वाला देखिएगा, इसमें ट्राई करो कि इसमें कोई कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। Yes, minus. आ रहा है? Yes. ठीक है, Yes, तो अगर कॉमन minus डिफरेंस ठीक है तो इसका मतलब ये भी एक AP है, Yes. है ना। तो यहाँ पर भी आप करके देखेंगे ऐसे ही A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करा तो -1 -1 -2, फिर A3 माइनस A2 करके देखो -3 -1, तो इसका मतलब -3 + 1, तो ये आ गया -2। बस ये दो पेयर आप निकाल कर देख लो, बहुत है। तो फिर वही सिंस वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस here, so the given sequence is an AP. Where A हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, कॉमन डिफरेंस -2 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं ये कि अगर वो एक AP है तो आप नेक्स्ट टू टर्म्स जो हमें बताएं। Therefore, नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A4 तक हो गया, So A4 plus D. है ना। तो A5 क्या हो जाएगा, ये जो फोर्थ टर्म है इसमें D ऐड कर दो, तो फोर्थ टर्म क्या थी -5, -5 में आपको ऐड करना है क्या -2, तो -5 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो -5 -2 कितना हो गया -7 हो गया। इसी तरह से अगली टर्म A6 कैसे निकलेगी, A5 + D कर दो, तो A5 कितना निकला -7 प्लस D कितना है -2, तो -7 + -7 -2 कितना हो गया -9। तो इस तरह से ये हमारी अगली दो टर्म्स आ गई, ठीक है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट देखता हूँ जरा, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमको, सीरीज क्या दे रखी है -2, 2 -2, फिर -2, फिर डॉट डॉट डॉट, ये दे रखा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या निकल के आता है। पहले डिफरेंस देखते हैं क्या है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2 -2, क्या हो गया 2 + 2 मतलब 4। फिर निकालिए A3 माइनस A2 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, -2 कितना हो गया -4। सिंस A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, सो इट इज नॉट एन AP, सो इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। बस इतना ही करके छोड़ दो। जब दो टर्म्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब भाई कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो AP नहीं है, ठीक है। अगला देखिए ऐसे ही फोर्थ पार्ट में इन्होंने दिया 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये दे रखा है। तो A2 माइनस A1 करा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, फिर A3 माइनस A2 करा तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो यहाँ से तो लगता है कि भाई कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP है। लेकिन अगला टर्म तो देखो जरा, फोर्थ टर्म में से अगर थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें A4 माइनस A3 तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये आ रहा है 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक AP नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ दो पेयर देखकर हमारी बात नहीं बनती। हम देख रहे हैं ना कि यहाँ A2 माइनस A1 करा तो 0 आ गया, A3 माइनस A2 करा तो 0 आ गया। तो जरा एक बार आगे भी करके एक स्टेप कभी कभी आगे भी करके देख लेना होता है।
ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर सिंस A3 minus A2 is not equal to A4 minus A3, so it is not an AP. It is not an AP. तो ये AP नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो पहली वाली एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चीज़ के होंगे कि आपको पता लगाना है कि कोई जो सीक्वेंस आपको दे रखा है वो AP है या नहीं है। जब तक सेम आएगा तब तक हम थर्ड ऑप्शन तक करते रहना। हाँ, और जनरली जो है ना दो पेयर ही देखकर बात बन जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था भाई कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने से पहले अगर हम ऐसे ही देख लेते हैं तो उनको देखकर भी आइडिया लग जाता है। सब्ट्रैक्शन ही तो करना है। यहाँ दिख रहा था -1 -1 -2 हो जाएगा, -3 -1 -2 हो जाएगा, -5 -3 करेंगे वो भी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि चलो कोई दो पेयर दिखा दो। यहाँ दिख रहा है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो 1 होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई जरा एक स्टेप आगे तक करके दिखा देते हैं। दिखाना ही तो है कुल मिलाकर, बाकी क्वेश्चन देख कर ही उनको समझ में आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में है in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। तो आपको ये बताना है, कुछ ना कंडीशंस दे रखी हैं, 4 कंडीशंस दे रखी हैं। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा AP है और कौन सा AP नहीं है। तो पहला देखो क्या दिया है, द टैक्सी फेयर, फेयर मतलब किराया, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो वो बोल रहे हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। तो एक टैक्सी है, उसका किराया कुछ इस तरह से है कि जो पहला 1 किलोमीटर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹15 देना होगा, ₹15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए। उसके बाद जितने भी किलोमीटर आ रहे हैं हर किलोमीटर पर आपको उसमें ₹8 देना होगा। मतलब अगर 1 किलोमीटर आपने ट्रैवल करा तो ₹15 देना है, 2 किलोमीटर ट्रैवल करा तो 15 + 8 23, 3 किलोमीटर ट्रैवल करा तो 15 + 8 + 8। तो हर किलोमीटर के लिए पहले किलोमीटर को छोड़ के हर किलोमीटर के लिए ₹8 ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, तो इसका फर्स्ट केस है कि टैक्सी फेयर और फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, इसको आप एक तरह से मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म है ये A1, तो इसको बोल दीजिए ₹15, ₹15 हो गया पहले किलोमीटर के लिए। फिर टैक्सी फेयर फॉर या 1 किलोमीटर लिखो, सिर्फ 1 किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर ना लिखकर 1 किलोमीटर लिखो। टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स के लिए टैक्सी फेयर कितना हो जाएगा भाई? इसका मतलब आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल करा तो 1 किलोमीटर का तो आप ₹15 दोगे, इसको A2 बोल दो। 1 किलोमीटर का तो आप ₹15 दोगे और जो दूसरा किलोमीटर है उसका आप कितना दोगे? ₹8। तो ये कितना हो गया? ₹23। ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के लिए कितना करेंगे? उसको थर्ड टर्म बोल दो। पहले किलोमीटर का ₹15, दूसरे किलोमीटर का ₹8, तीसरे किलोमीटर का ये 31। कितना हो गया? ₹31। मैंने बस 3 टर्म निकाल लेनी है और 3 टर्म के बाद ही ये देख लेना है कि ये AB बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हियर A2 minus A1 कितना हो गया? 23 minus 15 is equal to ₹8। फिर क्या करें? A3 minus A2,
A3 माइनस A2 31 माइनस 23, तो ये भी कितना हो गया रुपीज़ 8। तो दोनों ही केसेस में 8 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यस इट इज एन AP। सर उसके बाद पहले ये लिखेंगे था AP फॉर्म डेज 15 23 31। वो लिखने की जरूरत तो इसमें है नहीं, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है कि AP क्या है वो बताओ, वो उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने बस ये पूछा है कि जो कंडीशन दे रखी है क्या ये एक AP है या नहीं है। तो बस आपको ये लिखना है कि क्योंकि ये एक हमको कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है इसलिए ये AP है, बस इतना बताइए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सिंस वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस अच्छा, जिस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताइए फिर वो AP क्या है, तो फिर उसमें वो लिखकर दिखाना पड़ेगा था AP फॉर्म इज 15 23 31 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो वो सेकंड एक्सरसाइज में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस of rupees 8 here, so it is an AP, it is an AP। बेटा बताइए तीनों बच्चे समझ रहे हैं, सौम्या, आर्या, सुभान, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखिएगा, सेकंड पर जरा स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में कितनी अमाउंट ऑफ एयर, कितनी हवा उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक वैक्यूम पंप लगा रखा है हमने सिलेंडर में, वो क्या करता है जैसे ही उसको लगाते हैं वो सिलेंडर के अंदर जितनी भी हवा है उसकी 1/4 हवा रिमूव कर देता है, निकाल देता है। हाँ, उसको एक्स ले लो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इनिशियली जो भी एयर है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, उसको मान लो x मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है वॉल्यूम की, ठीक है। तो आप ये बोल दीजिए लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी एक्स मीटर क्यूब। तो शुरुआत में सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर मौजूद है उसको मैंने एक्स मीटर क्यूब मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए A1 शुरुआत में। एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर का बताना है मेरे को कि वो AP है नहीं, तो एयर प्रेजेंट कितनी है शुरुआत में वो हमने मान लिया एक्स मीटर क्यूब। उसके बाद यहाँ लिखिएगा केस फर्स्ट, वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air present in cylinder. So now air present in cylinder अब सिलेंडर में एयर कितनी प्रेजेंट हो जाएगी, कितनी एयर बचेगी भाई। ओरिजिनली उसमें कितनी एयर थी x थी और वैक्यूम पंप ने 1/4 ऑफ x उसमें से रिमूव कर दिया। तो x में से 1/4 ऑफ x को आप रिमूव कर दीजिए तो कितनी एयर बचेगी 1/4 ऑफ x का मतलब 1 × x कितना हो गया x, x/4। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × x 4x, 4x माइनस x/4 कितना हो गया 3x/4 मीटर क्यूब। तो शुरुआत में x मीटर क्यूब थी, उसके बाद जब वैक्यूम पंप लगाया तो उसने झटके से उसकी 1/4 एयर को गायब कर दिया, उसमें से रिमूव कर दिया। तो उसमें एयर बची कितनी, x में से x/4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3x/4 बची, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। तो हमारा एयर जो बचा इसमें कितना बचा 3x/4 मीटर क्यूब,
ये हो गया केस फर्स्ट। अब केस सेकंड देखेंगे, फिर से वैक्यूम पंप उसमें लगाया जाता है। अगेन वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air present in cylinder। वैक्यूम पंप क्या करता है कि 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर उसको फिर से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो भाई अब सिलेंडर में एयर कितनी बची थी? अब बची थी 3x/4। अब 3x/4 तो 3x/4 का 1/4 रिमूव करेगा, तो उसको मैं कैसे दूंगा? नाउ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर now air present in cylinder is equal to 3x/4 तो थी उसमें 3x/4 का 1/4 रिमूव कर देगा वैक्यूम पंप उसमें से। किसका? जो बची हुई एयर है, बची हुई एयर का 1/4। तो बची हुई एयर कितनी थी? 3x/4, इसका 1/4 रिमूव कर देगा। तो 3x/4 में से उसका 1/4 रिमूव हो गया। तो ये कैसे निकलेगा? ये हो गया, इधर भी 3x/4 इधर भी 3x/4, तो 3x/4 ले लो कॉमन, क्या बचा? 1 - 1/4। समझ गए? नहीं समझे? देखिए ये 3x/4 है और ये है 1/4 ऑफ 3x/4। तो 3x/4 को एक तरह से कॉमन निकाल लो। तो जब इसको बाहर ले लिया तो यहाँ से 3x/4 ही बाहर ले लिया तो क्या बचा? 1। इधर से 3x/4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1/4। ठीक है, नहीं 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सिर्फ 1/4 मीटर क्यूब रिमूव नहीं हो रहा है, तब तो ये भी बन जाएगा कि हर एक में से आपको 1/4 रिमूव करना है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि ईच टाइम व्हेन अ वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड देन इट रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो सिलेंडर का 1/4, सिलेंडर में जितना बचा हुआ है उसका 1/4 रिमूव कर रहा है। समझ गए? तो सिलेंडर में कितना एयर बचा हुआ था? 3x/4, तो उसका 1/4 क्लियर है। अगर आप चाहें तो इसको कॉमन ना लो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, ऐसे भी रिजल्ट सेम आएगा, वैसे भी सेम आएगा। चाहे तो मत लो कॉमन, कॉमन मत लो। आपने ऐसे ही कर दिया, ये 3x/4 है और ये 1 × 3x कितना हो गया? 3x, और ये 4 × 4 कितना हो गया? 16। 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 16। 4 4 × 16, 4 3 × 12, तो 12x। इधर 16 ही है तो ये 3x एज इट इज आ जाएगा। 12x - 3x इज 9x अपॉन 16 मीटर क्यूब। तो ये हमारा शुरुआत में x मीटर क्यूब, फिर एक झटका लगाया वैक्यूम पंप का, तो उसने जो एयर प्रेजेंट थी, एयर कितनी प्रेजेंट थी? x प्रेजेंट थी, तो x का 1/4 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर एक और झटका लगाया तो अब एयर कितनी प्रेजेंट थी? 3x/4, तो 3x/4 का 1/4 उसने उसमें से माइनस कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये बचा, तो इसको मैं बोलूँगा A3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? A1 आ गया, A2 आ गया और A3 आ गया। अब क्या करेंगे? अब आप क्या करिए? A2 - A1 निकालिए। A2 - A1, तो A2 - A1 क्या होगा? देखिए 3x/4 - x, एलसीएम लीजिए तो 3x और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - 4x अपॉन 4 -x/4 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से A3 - A2 निकालो। अगर सेम आ गया तो मैं ये कहूँगा कि यस इट इज एन AP, अगर नहीं आया तो मैं कहूँगा नहीं भाई AP नहीं है। तो A3 - A2 क्या होगा? 9x/16 माइनस A2 कितना है? 3x/4। 16 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 16। तो ये 9x हो गया, बीच में माइनस का साइन, 4 4 16, 4 3 12, तो ये आ गया -3x/16। तो एक तो आ रहा है बेटा -x/4 और एक डिफरेंस आ रहा है -3x/16। तो क्योंकि हमारा A2 - A1 और A3 - A2 इक्वल नहीं है, सो इट विल नॉट बी एन AP, ये AP नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ लिखिएगा since A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1, so it is not an AP. बस AP नहीं है तो इतना ही करना है आपको। हमें इस क्वेश्चन में बताना ही ये है कि जो गिवन कंडीशंस हैं वो AP हैं या नहीं है। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सब करो ट्राई, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। तो हमारे पास A दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। तो पहली टर्म क्या होती है A, अगली टर्म क्या होती है उसमें D ऐड कर दो, अगली टर्म क्या होगी उसमें D को 2 बार ऐड कर दो, A प्लस 2D कर दो, अगली टर्म क्या होगी A प्लस 3D कर दो। तो ये सिंपल है क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन 3, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कैसे बताएंगे, जो पहला दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे बताएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन 2 और 3 ये तो बेहद आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो ये ऐसा ही है जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा कि भाई आपको पता करना है कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। तो जिसमें भी कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो एपी है, ठीक है। तो ट्राई करिएगा 2, 3, 4 और बाकी इसके 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, हो जाए। फिर वो दोबारा बता दीजिए कि 3x/4 था तो फिर वो 1/4 और 3x क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो वैक्यूम पंप उसमें कनेक्ट करते हैं सिलेंडर में, वो सिलेंडर में जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर देता है। तो प्रेजेंट कितनी थी 3x/4, तो 3x/4 में से 3x/4 का 1/4 रिमूव कर दिया। 1/4 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3x/4 माइनस 1/4 इंटू 3x/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्शन तो समझ गए हमने भाई, 3x/4 और 1 इंटू 3x 3x, 4 इंटू 4 16, 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 4 का 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x क्या आ गया 9x/16, ठीक है। तो अगर आज ही ट्राई कर लेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये कर लेंगे, ठीक है। कर लेना ईमानदारी से आज, ठीक है। चलिए जी, ओके, थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग। तीन चार दिन में ले लेते हैं, है ना, थर्सडे या फ्राइडे को ले लेते हैं। इसमें जैसे अभी तो मैं एसिड बेस करवाऊंगा जो ह्यूमनाइजन कलरफुल बोलना है, उसके बाद एसिड वाला कर दिया तो बेस ऑफ सॉल्ट करेंगे। आप बताओ कोई और। इलेक्ट्रिसिटी कब है, एग्जाम कब है? अच्छा 12 से स्टार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ओके। सो स्ट्रीम वाले क्वेश्चन समझ लेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो परसों मैथ्स की क्लास होगी, उसमें मेरे को एक बार रिमाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, बता दूँगा आसान। गुड इवनिंग। ओके,
हाँ जी अच्छा सर बताओ आपको एक क्वेश्चन करा रहे थे ना दो बॉल का एक Yes, sir. पर्टिकुलर सर आपको सॉल्व नहीं करा आपको बोला तो आप देख के बताओ कौन सा वाला था सर एक बॉल ऊपर फेंक रहे अच्छा अच्छा हाँ वो रह गया था ठीक है अच्छा तुम्हारा नंबर मैंने देखा था तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ प्लेन इसमें काम होगा नहीं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन नहीं है ना इन्होंने लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी एंड पावर और ग्रेविटेशन कुछ कम करा है इन्होंने अभी बताएंगे अच्छा और फिजिक्स का 12th ऑफ सेप्टेम्बर 12th ऑफ सेप्टेम्बर हाँ थोड़ा करना चाहिए एकदम से ना बड़ा प्रेशर आ जाता है गुड आफ्टरनून